यू हैव टू पे। इसके अलावा ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है, जिससे 113 सी, अगर 113 बेसिकली मिनिमम टैक्स है आपको सेक्शन 113 के हवाले से अकॉर्डिंगली बेसिकली मिनिमम टैक्सेस हैं ये डिफरेंट, ये मेजॉरिटी ऑफ द जो कंपनीज है उसके अकॉर्डिंगली ये 1.25% है, लेकिन ये चेंज भी है कुछ कंपनीज के केसेस के अंदर, कुछ सेक्शंस वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स है दे हैव टू पे, या तो उन्हें अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है जिसे अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे जो आप टैक्स अदा करते हैं जिसका रेट 17% है। नॉर्मल टैक्स रेट के स्लैब्स अगर देखें तो हमारा जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इसके भी रेट गिवन है, और 4C यानी कि कंपनीज के केसेस के अंदर आप टैक्स अवॉइडेंस मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अगर आपको बहुत सी एग्जम्पशन क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, स्टिल आपको कहीं ना कहीं मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स अदा करना है, आपको अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स जिसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट पे ऊपर इनकम भी टैक्स भी कहते हैं, नॉर्मल टैक्स रेट जो हमारे स्लैब है मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अगर हम दोबारा चलते हैं हमारे, मैं आपको थोड़ा सा रेट ऑफ टैक्सेस के हवाले से बता देता हमारा, क्योंकि शेड्यूल 1 जो रेट ऑफ टैक्सेस को डील करता है, हमने यूपी ओडीएल के हवाले से ये देखा कि हमारे पास जो स्लैब रेट्स अवेलेबल हैं, अब फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें स्लैब रेट्स जो हैं उन पे टैक्सेस के रेट जो आइंदा साल के लिए इंप्लीमेंट होंगे, वो रिवाइज करके ये अपडेशन आपको मिल जाएगी, जो आइंदा साल के लिए इंप्लीमेंट होंगे उनके रेट वो अमेंडमेंट हो जाएंगी, और ये जो चीजें ये सेक्शंस हैं ये रिपील होके ओमिट होके ये जिस तरह से ये बार के नीचे ये यहाँ चले जाएंगे। आगे हम चलते हैं कंपनीज के अंदर, अगर हम यहाँ बात करें तो रेट ऑफ टैक्सेस इम्पोज ऑन ए कंपनीज के, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ये सारी चीजें हम देखेंगे, बैंकिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी 29%, 20%, यानी कि अगर आप कंपनी है तो कंपनी के में अगर आप यू अर्न अ पेनी, आप एक पेनी से मुराद अगर आप 1 रुपीज भी अर्न करते हैं यू हैव टू पे 20% ऑफ टैक्स। तो कंपनी के केसेस के अंदर टैक्सेस कौन कौन से थे, हमने देखा कि मिनिमम टैक्स है, मिनिमम जिसे टर्नओवर टैक्स भी कहते हैं, जो 1.25% है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर, आपको टर्नओवर पे टैक्स पे अदा करना है। उसके अलावा आपको एटीसी अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स जो आपकी अकाउंटिंग इनकम है, ये अब जब हम आप जब कंपनीज के रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो उसके ऊपर रेट 17% है। और नॉर्मल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये कंपनी की जो सेग्रीगेशन में जो कंपनी की टाइप के अकॉर्डिंगली जो रेट होगा वो फिर यहाँ पे सपोज हम सिंपल कहते हैं कि स्मॉल कंपनी है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है उस पर जो टैक्स रेट होगा दैट विल बी 20%। अच्छा, ये जिन इसमें से जो भी हायर ऑफ होगा वो कंपनी पे करेगी। इसके अलावा अगर हम 4C सुपर टैक्सेस हाई अर्निंग इनकम्स के ऊपर 4C का भी टैक्स होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का सारा पर्पस ये था कि हम हमारे कोर्स के अंदर जो पार्ट है, जो मेजर चीजें हैं, हम वो कैसे कवर कर रहे हैं। इंडिविजुअल के केसेस के अंदर इंडिविजुअल हमने देखा, इंडिविजुअल कौन होता है, वो साइलेंट पर्सन भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी, या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम, वो कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है। वो कैसे रजिस्टर्ड होगा, वह एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होगा, एफबीआर के साथ, ये थोड़ा हम एक एंड टू एंड मैं इसका एक पैटर्न कवर करता हूँ। हाउ टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 181 के तहत रजिस्टर्ड होगा, और उसका एनटीएन ही जो है वो सीएनएसई ही उसका एनटीएन होगा। उसकी ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट कौन सी है सर, 30 सितंबर। सर 30 सितंबर कौन सी डेट है, इसको समझने के लिए फाइनेंशियल ईयर को समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो सेक्शन 74 के अंदर इस पीरियड ऑफ 12 मंथ, ये 12 मंथ का पीरियड है, ठीक है, एंडिंग ऑन, अगर 12 मंथ का पीरियड है और जून, इस बेसिकली ये सेक्शन डिफाइन करता है कि द ईयर एंडिंग विद द जून, सपोज अभी ये जून का मंथ है और ईयर कौन सा है 25, तो ये जो ईयर हो कहलाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर 25। इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट भी कर देता हूं ताकि आपको चीजें कवर हो जाए, ये मैं इसके साथ ही कवर करता हूं। कहने का मतलब है यहाँ पे, जैसे अब हम जो हमारे पास 1 जुलाई से जो टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी, 1 जुलाई 2025 से द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर क्या था, जो फर्स्ट कौन से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई 2024 से 30 जून 25 तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30 जून, और विद द, और इस जून के साथ जो ईयर होगा वही आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा।
तो अब एफबीआर आपको ग्रेस टाइम कितना दे रहा है? एफबीआर आपको ग्रेस टाइम दे रहा है, दिस इज द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स टाइम। यहां हम देखें कि जून 30 जून के बाद दिस इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स पीरियड के अंदर आपको यू हैव टू फाइल रिटर्न। एफबीआर इसको एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, द पावर 214 के तहत आपकी अब पावर को यूज करके आपने नॉर्मल देखा होगा टैक्स फाइलिंग के जो डेट एक्सटेंड हो जाती है, तो आप एक्सटेंडेड डेट के अंदर भी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका नॉर्मल नॉर्मल फाइलिंग कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद 219 सेक्शन 19A के तहत आप खुद भी 15 दिन की एक्सटेंशन 15 डेज की एक्सटेंशन ले सकते हैं। ये हम सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे भी और कवर भी करेंगे। कहने का मतलब है इंडिविजुअल रजिस्टर कैसे होगा एफबीआर के साथ, एनटीएन ही उसका है और ड्यू डेट कौन सी है, और बेसिकली वो किन रेट के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 1 के तहत रेट जो टैक्सेस पे करेगा। अगर उसकी इनकम 100 मिलियन से क्रॉस करती है तो ही आल्सो पे द जो मिनिमम टैक्सेस विच एवर इज हाई। उस दोनों केसेस के अंदर आपकी जो टैक्सेबल इनकम पे जो स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंगली और मिनिमम टैक्स इनमें से जो हायर है वो पे करेंगे। इसमें थोड़ी एक्सेप्शन ये थी कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी टोटल इनकम जो है वो उसमें जो सैलरी का पार्ट है, टोटल इनकम में से जो सैलरी का पार्ट है वो 75% से इंक्रीज कर रहा है, तो जो उसका स्लैब रेट अलग से है जिसमें कम रेट रिड्यूस रेट से। इसके अलावा हायरिंग अर्निंग इनकम के लिए आप सुपर टैक्सेस है 4C, ये भी हम पढ़ेंगे कि ये अच्छा टैक्सेस आर कलेक्टेड बेसिकली। हम एफबीआर जो है वो टैक्सेस को कैसे कलेक्ट करता है। देखिए आप सैलरीड पर्सन है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। सैलरीड पर्सन के अंदर सेक्शन 147 डील करता है। आप सैलरी आपका जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स एडवांस में विदहेल्ड करता है, टैक्स आपकी जो आपका आप जो टैक्सेस है वो विदहेल्ड करता है, एडवांस टैक्स है। हम इसमें दो तरह की सेग्रीगेशन करते हैं यहाँ पे। एफबीआर जो है वो आपकी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर अगर हम बात करूं तो ज्यादा बेहतर एक्सपेंडिचर, इसके अंदर एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी, और आपकी एक इनकम होती है। आपकी इनकम आपकी सैलरी से आप अर्न करते हैं, आप अपने बिजनेस से अर्न करते हैं, आप प्रॉपर्टी से अर्न करते हैं, आप अदर सोर्स से अर्न करते हैं, आप फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से अर्न करते हैं, तो ऑल सोर्सेस। अब क्या करता है एफबीआर, क्या करेगा आपकी जितनी भी इन पे भी टैक्सेस कलेक्ट करता है रेवेन्यू। सपोज आपकी अपनी इनकम है, आप क्या कर रहे हैं, आप बैंक से पेमेंट आप आपका अपने सोर्स है और आप कोई एक्सपेंस भी इंकर नहीं कर रहे, तो बैंक क्या कर रहा है एफबीआर आपका टैक्स विदहेल्ड कर रहा है 0.6% के परसेंट। अब इसको 1% इस फाइनेंस बिल के अंदर, तो बेसिकली क्या कर रहा है वो एक्सपेंडिचर पे कुछ आपके टैक्सेस को कलेक्ट कर रहा है और आपकी इनकम पे एक टैक्सेस को डिडक्ट करता है। जैसे सैलरी पर्सन, अगर आपकी सैलरी 50,000 से इंक्रीज करेगी तो आपका एम्प्लॉयर सपोज आपकी 60,000 सैलरी है तो वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स विदहेल्ड करेगा और एफबीआर को सबमिट कर देगा। अब ये दो तरह की एक्सपेंडिचर्स होते हैं आपके एक्सपेंडिचर्स, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। सर ये क्या चीज होती है, मैंने आपको बताता हूँ कि रेवेन्यू आपकी जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे अब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, आप प्रॉपर्टी अपने मनी पैसों से बाय कर रहे हैं, यू आर स्टिल बाय, दिस इज योर एक्सपेंडिचर, आप स्टिल यू आर पेइंग द टैक्स। इसके अलावा इंटरनेट का बिल है, आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर टैक्सेस पे करते हैं। इसके अलावा आप आप अपने जो एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल नेचर का मतलब है ऐसा एक्सपेंस जो आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, गाड़ी बाय करते हैं, तो उसके ऊपर जब आप टैक्सेस पे करते हैं तो आप यू आर बाइंग, आप अपने पैसों से गाड़ी चीजें बाय करें बट स्टिल यू आर पेइंग टैक्सेस, तो आप एक्सपेंडिचर के ऊपर भी टैक्सेस पे करते हैं। इसके अलावा इनकम के ऊपर आपके सोर्स ऑफ इनकम पे एफबीआर भी टैक्स करता है। जैसे सैलरी की अगर बात करें तो एफबीआर बाउंड करता है कि वो आप जितने भी इनकम के ऊपर टैक्सेस हैं, तो विद होल्डिंग एजेंट का कांसेप्ट है, हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप टैक्सेस को कि क्या होता है कि हमारे पास टैक्सेस जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे होते हैं, एफबीआर हमारे बिहाफ पे टैक्सेस कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे सिंपल की एग्जांपल दें, हम अगर कोई फॉरेन अपने क्रेडिट कार्ड हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स करते हैं तो हमारे 5% ऑफ अमाउंट जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के ऊपर डिडक्शन हो जाते हैं। तो होता ये है कि ये टैक्सेस जो ऑलरेडी डिडक्ट होते हैं, ठीक है। आपका मिनिमम टैक्स है या फाइनल या फिक्स की मद में, तो यहाँ में दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, कलेक्शन ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस पे वो कलेक्ट कर रहा होता है और डिडक्शन पे आपकी। तो क्या ये टैक्सेस बाद में क्लेम हो सकते हैं, क्या ये एडजस्ट हो सकते हैं, तो इसकी हम नेचर ये समझेंगे कि हम हमारे जो एक्सपेंसेस हैं कुछ कुछ केसेस के अंदर हमारा जो मिनिमम टैक्स होगा इसका
कुछ केसेस के अंदर हमारा ये फाइनल टैक्स होता है और नॉर्मल टैक्स या एडजस्टेबल टैक्स की बात करें तो ये टैक्सेस जब हम पे कर देते हैं तो उन टैक्सेस के ऊपर फ्यूचर के अंदर जब हम रिटर्न फाइल करते हैं द पॉसिबिलिटीज जितनी भी हम कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें नॉर्मली दे आर एडजस्टेबल टैक्सेस हैं एडजस्टेबल आपकी जो फाइल रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी पे कर रहे होते हैं तो ये एडजस्टेबल होते हैं ये आप क्लेम कर सकते हैं आपकी आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है जब हम टैक्स फाइल करेंगे टैक्स लाइबिलिटी उसको रिड्यूस कर देगा तो इसके बाद अगर हमने एडिशनल टैक्सेस अब हम बात करते हैं आप टैक्स फाइल करते हैं आप एडजस्टमेंट करते हैं अगर आपके जो टैक्सेस हैं आपने जो टैक्सेस पहले एडवांस टैक्सेस की बात में अगर आपने सपोज 100,000 आपने टैक्स पहले से अदा कर लिया और आपकी जो एडजस्टमेंट जो लाइबिलिटी बन रही है सपोज आपकी वो बन रही है 70,000 तो 30,000 का जो डिफरेंस होगा तो दैट इज रिफंड यू कैन रिफंड या दूसरे केस के अंदर आपने एडवांस टैक्स 100,000 पे किया और आपका 100,000 पे किया और आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है दैट इज 1,20,000 तो आपको एडिशनल 20,000 जो एडजस्टमेंट के बाद है यू हैव टू पे और रिफंड का केस तो यानी कि हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या सीखने वाले हैं अगर आप इस पूरे फ्लो के अंदर चीजों को देखें इस फ्लो के अंदर देखें इंडिविजुअल की डेफिनेशंस मौजूद हैं इंडिविजुअल बेसिकली क्या हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है तो बिजनेस ओनर हो सकता है फ्रीलांसर हो सकता है हाउ टू रजिस्टर ये कैसे रजिस्टर्ड होगा हाउ टू गेट एनटीएन कैसे जब ये रजिस्ट्रेशन करेगा कैसे रजिस्ट्रेशन करता है और ये अपना एनटीएन कैसे 181 के तहत हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस अभी सीखेंगे भी इनकी ड्यू डेट कौन सी है ये ड्यू डेट्स बेसिकली उस फाइनेंशियल ईयर गुजरने के बाद जो 3 मंथ्स का पीरियड है या एक्सटेंडेड पीरियड भी हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड क्या हो सकता है जो टैक्सेस के रेट जो इंप्लीमेंट होंगे वो हमने शेड्यूल 1 के अंदर देखेंगे अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर नहीं है फाइलर नहीं है तो आपके पास जो शेड्यूल जो है वो 10 इंप्लीमेंट होगा जिसमें हाई रेट है शेड्यूल 10 के अंदर जो रेट्स हैं वो डिफरेंट होंगे जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के से जो डिफरेंट होगी ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा अगर क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा एलैबोरेट यहीं पे खोल दूंगा तो ये बहुत ज्यादा अब बल्कि हो जाएगा आपके लिए टैक्सेस के रेट हमने कि कौन कौन से पॉसिबल टैक्सेस आप पे लग सकते हैं ठीक है इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं एक और टैक्सेस यहाँ पे अब 7E का टैक्सेस अगर हम बात करें आप 7E तो बेसिकली टैक्सेस जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर है आपके कैपिटल एसेट्स के ऊपर है तो ये टैक्सेस हैं तो पॉसिबल आपके टैक्सेस तो ये टैक्सेस क्या होता है ड्यूरिंग द इयर्स हम क्या कर रहे होते हैं हम या तो एडवांस टैक्स या पेनल्टीज की शक्ल में पे कर रहे होते हैं टैक्सेस कुछ पे कर रहे होते हैं कुछ मिनिमम टैक्सेस होते हैं कुछ फाइनल फिक्स और एडजस्टेबल टैक्सेस आपके टैक्सेस कलेक्शन एक्सपेंसेस तो ये हम ऑलरेडी जो टैक्सेस है कुछ अदा कर चुके होते हैं इसका कंसेप्ट ये है पे एज यू अर्न एफबीआर कहता है पे एज यू अर्न का कंसेप्ट है कि जैसे जैसे आप अर्न करते हैं आप टैक्सेस अदा कर रहे हैं सपोज हम सैलरीड पर्सन की बात करते हैं अगर उसको आप में से सवाल बनता है कि सर एक बंदा अगर 100,000 सैलरी ले रहा है तो क्या वो साल के एंड पे ये जमा करवा देगा नहीं अबीआर कहता है कि आप जब अर्न करते हैं पे एज यू अर्न जैसे आप अर्न करते हैं आप टैक्सेस अदा करें तो आपको इसके अकॉर्डिंगली टैक्स अदा करना होगा तो वो आपका एडवांस टैक्स है आपका जो बेसिकली जो एडजस्टेबल है फ्यूचर में जाके देखा जाता है कि आपकी जो टैक्सेस आपके जो कटे हैं क्या ये फाइनल है क्या ये मिनिमम टैक्सेस के अंदर आता है या ये आपका एडजस्टेबल टैक्स है ठीक है तो टैक्सेस की कलेक्शन आपको इस तरह से होती रहती है फिर हमने देखा जब हम आखिरी पार्ट के अंदर जाएंगे आप टैक्स फाइलिंग करते हैं एडजस्टमेंट्स करते हैं और आपका रिफंड या तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे भी देखना चाहें तो ये पोर्टल वैसे ही फंक्शनैलिटी बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम लाइक दैट आपकी टोटल सोर्स ऑफ इनकम्स आपकी ये टोटल सोर्स ऑफ इनकम्स है एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल तो नाउ आपके जो टैक्सेस हैं अगर हम बात करें डिडक्टेबल अलाउंसेस को अगर आप माइनस करते हैं तो कुछ अलाउंसेस वो अलाउ करता है कैसे ज़कात की मद में अगर आप कुछ चीजें हैं तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देगा ठीक है इसके अलावा आप वर्कल वेलफेयर फंड है 60A के तहत या एजुकेशनल एक्सपेंसेस की बात में लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि आप 60 में कुछ भी अपनी जितने एक्सपेंडिचर माइनस कर दें इसके कानून को हम 60 के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा टैक्स
चार्जेबल टैक्स रिडक्शंस। रिडक्शंस का मतलब है वो सेक्शंस हैं बेसिकली, जैसे अगर हम देखेंगे फुल टाइम टीचर रिसर्चर्स के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर उस ईयर्स की ये खोली है, उसमें जहां रिडक्शन आपको टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल थे, टैक्स रिडक्शंस अवेलेबल थी, टैक्स क्रेडिट्स अवेलेबल तेरे थी। हत्थी ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਿਆ आवाज ਮਾਮਾ भी आए थे मगर जी, इसके अलावा ये देखें कैपिटल एसेट्स हैं, तो यू हैव टू मेंशन ये 7E के टैक्सेस, अगर इसकी बात करें तो आपको अपने तमाम एसेट जितने भी हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज हैं या किसी भी फार्म हाउस है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यू हैव टू डिक्लेयर दिस इज आपके कैपिटल एसेट का पार्ट है। तो कम्यूटेशन, तो अगर हम ये देखें तो ये टोटल जो पैटर्न है, ये आप एग्जैक्टली द सेम, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये कवर करेगा, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ मेंशन किया कि आपके टोटल सोर्स ऑफ इनकम, आपको कहाँ पे टैक्स डिडक्टेबल अलाउंसेस अवेलेबल हैं, टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी आप देखेंगे, इसमें आपकी फिक्स फाइनल कौन से हैं, आपकी टैक्स रिडक्शंस कहाँ, क्रेडिट्स कहाँ अवेलेबल हैं। आप इन तमाम टैक्सेस को अदा करने के बाद देखिए 4C आपका सुपर टैक्सेस हैं, आपने आपने देखा। इसके अलावा आपको जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, बेसिकली अगर आप एक्सेस पे कर चुके हैं तो ऑलरेडी, तो आपका अदरवाइज आपकी एडमिटेड इनकम बन जाएगी, अदरवाइज रिफंड आपका यू कैन क्लेम बैक। तो ये पूरा एंड टू एंड मैकेनिज्म है। अगर हम देखें कि इनकम, अगर अगर आप देखें कि इनकम टैक्स के अंदर के इंडिविजुअल के केसेस के अंदर हमने देखा, तो इसके अलावा एओपी के अगर देखें तो नॉर्मली इनका जो पोर्टल्स हैं दे आर एग्जैक्टली सेम। आप इनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिफरेंट है, ये इसके बाद ये बेसिकली इनकी ड्यू डेट्स कौन सी हैं और इन पे टैक्स का इतलाक किस शेड्यूल के तहत होता है। तो क्या उनकी इनकम, कौन कौन सी इनकम जो है वो एडजस्टेबल है, कौन सी फिक्स एंड फाइनल है, और आपका क्या क्लेम। तो बेसिकली ये हमारा टोटल फ्लो इसके अंदर कवर करता है। अब मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म की बात करें तो हम यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जैसे हम इंडिविजुअल के केसेस के अंदर हमसे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो आपको पोर्टल के ऊपर लेके चलता हूँ और थोड़ी सी हम इसकी प्रोसेस को प्रैक्टिकली भी लर्न कर लेते हैं, ताकि सर हमने सर बहुत थ्योरी पढ़ ली, तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल देखना चाहें तो किस तरह से। सपोज अब जब आप एनटीएन बेसिकली हम बनाते हैं, ई इनरोलमेंट है, अगर आप यहाँ पे इस प्रोसेस को देखना चाहें, न्यू रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को अगर हम देखते हैं, तो बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें कवर करके बताता जाऊँ। जो स्टैटिक्स है बेसिकली दैट कवर्स दिस स्टैटिक इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर, आप जो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है ये कंपल्सरी है, यू हैव टू, आपको इसको अंदर कंपल्सरी ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे सीएनआईसी के नंबर आप प्रीफिक्स ऐड करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, समटाइम आपके पास पहले अगर नाम के 2 हिस्से हैं तो आपका पहला पार्ट के अंदर ऐड करें और लास्ट के अंदर ऐड कर लें। इसके अलावा आपका सर्विस प्रोवाइडर, आपका मोबाइल नंबर यू हैव टू उसके अंदर ऐड करना होगा। इस मोबाइल नंबर के अंदर आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आप ऐड करेंगे। आप जो सेल नंबर ऐड करेंगे, द फॉर्मेट जो आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली पे ऐड करेंगे। इसी तरह से कंफर्म सेल नंबर, तो आप इसको रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, देखें, रजिस्टर्ड ऑन योर सीएनआईसी नंबर। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका नंबर आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आप ईमेल, आपका कंफर्म ईमेल करते हैं, ये आपका पहला पार्ट, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। आप ऐड इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, आप किस तरह की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। सपोज आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो बेसिकली इसका मेजर पार्ट, ये जो चीजें ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन एक जो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट बनेगा, सपोज आप यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इसकी मेजरमेंट कितनी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो। ये प्रॉपर्टी आप अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं, आप रेंटेड प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ कैपेसिटी पे जाके ये बेसिकली आप बेनामी टेनेंट, यहाँ आप किसी भी ऑक्यूपेंट हैं बट एक्चुअली यू ओन नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये लास्ट पोर्शन के अंदर स्टैटिक आ रहा था, आप 1% ऐड कर देंगे। आप एनटीएन जो है रजिस्ट्रेशन करते हुए इन तमाम एरियाज को कवर करेंगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो सिटी डिफाइन करेगा। सिटी कैसे ऐड करते हैं, सिटी बेसिकली जब आप ऐड करते हैं तो आप जो है सिटी आपका डिफाइन करेगा आरटीओ को। आप फ्यूचर के अंदर कोई
आपको कोई कंप्लायंसेस या नोटिस आ जाते हैं, नोटिस आ जाता है, या आपको यू हैव टू फिजिकली मूव। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जब ये जहां आप परमानेंटली रिजाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि आप कराची से बिलोंग करते हो लेकिन आप काफी अरसे से रावलपिंडी के अंदर रह रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपना एड्रेस वो दें आप, तो इसकी बेसिस पे आपका आरटीओ ये डिफाइन होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, तो आपका जो आरटीओ चकवाल की एरियाज के अंदर कवर करता है, तो आप ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट चकवाल और ये रावलपिंडी के आरटीओ रावलपिंडी के अंदर आता है। तो आप ये बेसिकली कैप्चा ऐड करके सबमिट करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो आप लॉगिन पासवर्ड करने के बाद आपके पास आपको जो आपकी ईमेल पे और आपके नंबर पे आपको जो कोड आते हैं, आप उसको एडमिट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद बेसिकली आप हम रजिस्ट्रेशन करते हैं 181। तो आप अपने बिजनेस को कैसे एफबीआर के साथ कैसे रजिस्टर करते हैं 181 के तहत हमने अभी पढ़ा कि ये कैसे। सपोज मैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ये मैं आपको दोबारा से उस सेक्शन के साथ साथ रिलेट करके पढ़ा। देखिए, इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल सपोज बिजनेस पर्सन था, तो वो उसने अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे की, एनटीएन। आप अपना एनटीएन में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड की, अपना आरटीओ सेलेक्ट किया, एड्रेस वगैरह ऐड किया। अब बिजनेस में एनटीएन के बाद आप बेसिकली क्या करेंगे, आपका सीएनआईसी ही आपका एनटीएन कहलाता है, लेकिन आप अपने आप को कैसे रजिस्टर करेंगे, आप ये मैं साथ साथ आपको। तो आप क्या करेंगे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है। आप अपनी प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस जो है, आपका जो प्रॉपर्टी से मुराद है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेसेस वगैरह आप ऐड करेंगे। आप अपना बिजनेस है, आप बिजनेस को कैसे ऐड कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे बिजनेस प्रॉपर्टी जो है, ऐड टू द प्रॉपर्टी, ऑलरेडी बिजनेस एक ऐड है जैसे। तो मैं इसके अलावा कुछ एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ सपोज। तो आप अपना बिजनेस को यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप लिंक है, इसके अलावा अटैचमेंट्स हैं, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यानी कि आपकी टेनेंसी के सर्टिफिकेट, अगर आप या वहाँ पे किराए पे रह रहे हैं तो आप, या ओनरशिप है, उनके डॉक्यूमेंट्स ऐड करें, यूटिलिटी बिल्स को ऐड करेंगे, और आप इस रिटर्न की फाइल की जो रिटर्न एविडेंस है, इसको रिटर्न का एनटीएन का वो साथ अपलोड करेंगे। आप बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ से, ये बेसिकली सिर्फ इंफॉर्मेशन के परस्पेक्टिव से आपको समझाने का यहाँ मेरा पर्पज है। तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। इसके अलावा एफबीआर में आप अपनी बेसिकली प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, आपका आरटीओ, आप राइट साइड लेफ्ट साइड पर अगर देखें, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली आपका एनटीएन, और जो है इंडिविजुअल के केसेस के अंदर आपका सीएनआईसी नंबर ही आपका नंबर है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन देखें। अगर आप इनकम के सोर्सेज हैं, देखें, आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल के अंदर आपकी सैलरी, आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, बिजनेस की सोल प्रोप्राइटर, आपकी मल्टीपल सोर्सेज भी हो सकते हैं। आप यहाँ से ऐड करके अपने बिजनेस को ऐड करेंगे, एड्रेसेस। तो बेसिकली आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेते हैं। इस पूरे सिनेरियोस के अंदर हम जो ओवरऑल पूरा का पूरा कैसे इंपैक्ट करेगा, जैसे हमारी जो लर्निंग है वो सारी की सारी कैसे बेस कर रही है कि आप इंडिविजुअल है वो कैसे रजिस्टर्ड होता है, और इंडिविजुअल के केसेस के अंदर इंडिविजुअल कौन होगा, इंडिविजुअल अपने आप को रजिस्टर कैसे करेगा, हाउ टू गेट एनटीएन, और अपने आप को अपने बिजनेस को, या अगर वो सैलरीड पर्सन भी है, कोई जॉब कर रहा है, स्टिल ही कैन गिव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपने एम्प्लॉयर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसकी ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट के बाद अगर हम टैक्स रेट्स की बात करें तो उनके पे पॉसिबल कौन कौन से टैक्सेस इंपोज हो सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल टैक्सेस ऐड हो सकते हैं। इनकम टैक्स शेड्यूल 1 के अंदर रेट्स गिवन है, ठीक है, मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट है। तो ये पॉसिबल इनकम्स के हमारे पास कि क्या क्या टैक्सेस इंपोज हो सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो कंपनी के केसेस में हमने देखा कि कंपनी के केसेस के अंदर एक तो मिनिमम टैक्सेस, लेकिन अगर इंडिविजुअल या यूपी के केस के अंदर अगर टर्नओवर 100 मिलियन से क्रॉस करता है तब मिनिमम टैक्स लगेगा। लेकिन कंपनी के केसेस के अंदर कोई भी टर्नओवर है तो आपको मिनिमम टैक्स अदा करना पड़ेगा। अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है जो 113C के तहत, या नॉर्मल टैक्स रेट्स हैं जो 20% हमने देखी है, सुपर टैक्स है। इसी अलावा ये बेसिकली इनको ये अदा करने पड़ेंगे। तो ये टैक्सेस की बेसिकली हम कलेक्ट कैसे होते हैं, ये एडवांस टैक्सेस भी ऑलरेडी हम कुछ पे भी कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द टाइम।
कुछ हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे करते हैं। टैक्स फाइलिंग जब हम करते हैं तो इनकी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्लेम, एडमिटेड इनकम, या आपको कई नोटिस वगैरह आते हैं तो सरचार्ज, आप कुछ टैक्सेस भी पे करते हैं। रिफंड उस केसेस के अंदर होता है कि जब आपकी जो आपके जो एक्चुअली पेड जो टैक्स कलेक्टेड या आपके डिडक्टेड जो टैक्सेस थे जो एडजस्टेबल भी थे, दैट वाज मोर देन एक्चुअली योर आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा थे, तो ये चीजें। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो दैट इज ए कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो अब जो भी सेक्शंस होंगे वो हम इसके साथ साथ ही कवर करेंगे। अब अगर हम कोर्स की बात करें यहाँ पे, तो नॉर्मली क्या होगा, इसके अंदर आपके पोर्टल्स के अंदर आपकी पोर्टल की इंफॉर्मेशन, आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीजें एंड टू एंड जो हमारे इस पोर्टल के ऊपर इन्हीं से रिलेटेड है। अगर आप इस पूरे जब आप क्योंकि बहुत से लोग बहुत न्यू होंगे इन चीजों को समझने के लिए, बहुत बेसिक चीज होगी, तो ये जो पोर्टल है बेसिकली ये एग्जैक्टली जो चीजें हम कवर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब लास्ट चीज में एक और चीज कवर करता हूँ, तो बेसिकली अगर हम देखें कि एफबीआर का पोर्टल हमें क्या क्या एक्सेसेस और क्या चीज प्रोवाइड करता है, अगर हम यहाँ पोर्टल की देखें तो हमारे पास ये मेगा मेन्यू है। मेगा मेन्यूज में आपके पास पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन है, डिक्लेरेशन, आप रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, एसेट की डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन है, आप अपील फाइल करेंगे, रिफंड कैसे होगा, डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इसका क्या पर्पस है, ये सारी चीजें। एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स की बात करें, पेमेंट्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, सेल टैक्स है, इसके अलावा आपका एमआईएस है। एमआईएस के अंदर आपकी जो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो भी पेमेंट के हवाले से है, आपकी पेंडिंग यूपी, ये सारी वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें आपके, आप ये तमाम चीजें हम इसको डिटेल से भी कवर करेंगे। आपका ये क्विक लिंक्स हैं, ये चीजें आपकी कुछ बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट इन 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 मेगा मेन्यू से भी मिल जाएंगी, जैसे आपके एफबीआर की मालूमात, आपके पास आपकी जो मालूमात एफबीआर के पास क्या क्या मौजूद होती हैं। सपोज आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज किया, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज किया, जो एजुकेशन एक्सपेंसेस पे किए, इंटरनेशनल ट्रेवल किया, या व्हीकल परचेज बाय की, तो भी एफबीआर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी एफबीआर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आपका डाटा मौजूद होता है कि क्योंकि एफबीआर डिफरेंट जो है स्टेट ओन इक्विटीज से इंफॉर्मेशन आपके बारे में लेता है, जिसकी की बुनियाद पे वो आपकी टैक्स लायबिलिटी खुद से भी डिटरमिन करता है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो सेक्शन अगर हम बात करें आप इनबॉक्स, ये कॉरस्पॉन्डेंस सेक्शन, बेसिकली वट एवर इनबॉक्स आपके साथ एफबीआर कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस करता है, आपको नोटिस भेजता है, आपको कोई भी चीज, आपकी कोई भी प्रोसेस है, आपको आपको नोटिस आते हैं। नोटिस का मतलब है आपको ठीक है कंप्लायंस करें, आपको पेनल्टीज या एनीथिंग काइंड ऑफ, आपकी जो कॉरस्पॉन्डेंस का एलिमेंट है वो यहाँ से। आप कोई भी रिटर्न फाइल करने के लिए, जैसे मैंने अभी एक अनडन वर्क छोड़ दिया, मैंने एक टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट की 2023 की, तो आपका अनडन वर्क आपके ड्राफ्ट के अंदर पड़ा होगा। इसके बाद आप जब सबमिट कर देते हैं तो ये कुछ केसेस के अंदर आउटबॉक्स से और फिर आपके कंप्लीटेड टास्क के अंदर चला जाता है। कंप्लीटेड टास्क के अंदर हम ये चीजें, तो ये बेसिकली हमारा कॉरस्पॉन्डेंस का सेक्शन है हमारे पास। इसके अलावा ये एफबीआर हमें कौन सी एक्सेस प्रोवाइड करता है, आप अपनी सबसे पहले रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप देखें तो आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, अगर आप जाएं मैनेज योर प्रोफाइल पे जाएं, आप अपनी प्रोफाइल, सपोज आप अपना सेल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपना सेल नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस अपडेट करना चाहें तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को यहाँ ऐड कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मालूमात को अपडेट करें। ठीक है, इसके अलावा जो एफबीआर के पास आपकी जो मालूमात होती है वो आपके पास, इसके अलावा ये पोर्टल आपको ई पेमेंट की सहूलत भी देता है। आपने कोई भी टैक्सेस पे करने हैं तो डायरेक्टली डेट वाज इनिशियली ये एक अलग साइट के ऊपर से आपको लिंक करके ओपन करना पड़ता है। अब नाउ एक ही सिंगल विंडो, सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने, अगर इनकम टैक्स है, विद होल्डिंग है, वट एवर टैक्स ऑन प्रॉपर्टी है, तो आप इस फोरम के ऊपर अपने टैक्सेस भी पे कर सकते हैं। ये जब हम टैक्सेस के पार्ट पे जाएंगे तो दैट, तो फैसिलिटेशन की पर्सपेक्टिव से हम देखें तो एफबीआर हमें ये चीजें फैसिलिटेट कर रहा है। इसके अलावा मैं इसको लॉग आउट करता हूं। एफबीआर, इसके अलावा आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको वेरिफिकेशन की एक्सेस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि मेरे पास सपोज क्या मेरा जो एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर, या फाइल जो हम नॉन फाइलर की लिस्ट के अंदर मैं आता हूं कि नहीं, तो हम बेसिकली यहाँ से कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज एक्टिव लेट फाइलर, द पर्सन
अगर लेट फाइलर का कंसेप्ट ये आगे जाकर हम अगली क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे। तो हम कौन कौन सी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह से सेल टैक्स के पर्सपेक्टिव से आप प्रोफाइल इंक्वायरी भी कर सकते हैं। प्रोफाइल इंक्वायरी कि आपके नाम, इस पर्सन के नाम कौन कौन से बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप यहां से अपना स्टेटस एक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, लेट फाइलर, ये कंसेप्ट। इसके अलावा आप नोटिस वगैरह, ऑर्डर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर CPRs को यहाँ पे सर्च करके अगर देखें तो आप डाटा यहाँ से ये चीजें अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, ई पेमेंट का हमने पहले मेंशन कर दिया। टैक्स आसान ऐप के थ्रू भी आपको कुछ ये बहुत सी पॉइंट ऑफ सेल है, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है, ये टैक्स आसान ऐप है, इसके ऊपर भी मल्टीपल ये फैसिलिटेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। FBR मालूमात है, हेल्पलाइंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइंट की गाइडलाइंस, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से FBR जो है आपको मुकम्मल गाइडलाइंस का। तो हमने ये चीजें यहाँ से ये सीखी कि टोटल ओवरऑल स्पेक्ट्रम क्या है, कि FBR बेसिकली इन कवानीन को कैसे इम्प्लीमेंट करता है, लेजिस्लेशन कैसे होती है, फाइनेंस एक्ट बिल कैसे पास होता है, और अल्टीमेटली हम जो हमारे जो लॉ का हिस्सा बनती है, और FBR जो है इनको इम्प्लीमेंट कैसे करता है, प्रॉल सिस्टम के थ्रू इम्प्लीमेंट, इसकी अपडेशन, एग्जैक्टली जो चीज अपडेट होती है फाइनेंस बिल के अंदर, वो इसको प्रॉल के अंदर वो रेट को अपडेट करना, उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें सारी यहाँ पे भी अपडेट होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज आप मुझसे पूछें। अब हम इसको क्लोज करते हैं आज के हवाले से। ये शायद काफी लंबी क्लास हो गई। कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके हैंड रेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है समीरा, अगर आपको किसी का अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो उसकी क्या क्या प्रोसीजर, आप थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे, कौन सा अकाउंट? जी, क्वेश्चन आंसर सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा एवरीबडी हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अकाउंटिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेस अकाउंटिंग भी सिखाएंगे। देखिए, जो कुछ पोर्शन जो अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से, जो FBR के परस्पेक्टिव से रिक्वायर्ड है, वो हम आपको इस कोर्स का पार्ट है जी। अकाउंटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो हम आपको, और जो जो रेलेवेंट हैं चीज़ें हैं, वो हम इसको इस कोर्स का पार्ट है, वो आपको साथ साथ अपडेट की जाएंगी, जहां इसकी जरूरत होगी इंशाल्लाह भी करेंगे। अकाउंट, अच्छा, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर्स की भी सिखाएंगे। देखिए, डेफिनेटली जब आप टैक्स फाइल कर रहे होते हैं, समटाइम आपको FBR जो है वो नोटिस कर सकता है कि आप लास्ट 5 ईयर्स की टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो क्या होता है कि हम लास्ट 5 ईयर्स की, तो क्या वो करता है कि हम उन ईयर्स की भी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द, ठीक है। सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों सिखाएंगे जी, बिल्कुल। आपका सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों ही इस कोर्स का पार्ट है, ये दोनों इस कोर्स का जी पार्ट है। FBR के अगर कोई फाइलर है एंड फॉर ए टाइम पीरियड टैक्स पे नहीं करना की वजह से अकाउंट, तो बेसिकली अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपने अगर टैक्स रिटर्न जो है सपोज फाइनेंशियल ईयर 24 की आप रिटर्न फाइल नहीं की, तो क्या होगा कि FBR के पास पावर है कि वो आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खत्म करके आपको इनएक्टिव कर देगा, मतलब नॉन फाइलर के केस के अंदर चला जाएगा, इनएक्टिव कर देगा। उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर आप दोबारा रिटर्न फाइल करेंगे तो भी आप दोबारा आपका आप फाइलर की लिस्ट के अंदर आ जाएंगे जी। अच्छा, FBR का कहते हैं FBR पोर्टल पासवर्ड कैसे रिकवर किया जाएगा। देखिए, रिकवर करने के लिए अगर मैं बात करूं तो आप अगर पासवर्ड लॉस कर देते हैं, देखिए मैं दो चीजें बताता हूँ, थोड़ी सी चीजें समझिएगा जरा, आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ। हम क्या करते हैं, पासवर्ड जो है फॉरगेट कर जाता है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, जो एक शॉर्टकट आपको नजर आता है, मैं आपको थोड़ी सी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाता हूँ, मैंने एक पर्सन का CNIC इंटर किया। देखिए यहाँ पे अगर आप पासवर्ड फॉरगेट करके आपको अपना CNIC नंबर पता है, तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिल सकता है। दो चीजें सिनेरियो समझाता हूँ आपको। एक, आपको पासवर्ड जो ईमेल है, अगर आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे ईमेल का कुछ हिंट आपको मौजूद पता होगा कि अगर आपको आपको यहाँ से एक और हिंट भी मिल सकता है कि आपका जो सेल नंबर इसके अगेंस्ट जो यूज हुआ है वो क्या है। तो आप दोनों से, अगर आपके पास इन दोनों को इस्तेमाल करके रिकवर करना चाहें तो भी मुमकिन है। पहला केस, अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे सिनेरियो समझा देता हूँ।
आपने सवाल पूछा कि सर पासवर्ड रिकवर कैसे किया जाए। सबसे पहले तो अगर आपके पास ये पासवर्ड अवेलेबल है और आपको याद नहीं है कि कौन सा यूज किया है, तो आप यहाँ से इसके हिंट से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप बेसिकली अपना सीएनआईसी की कॉपी लेके, आप सीएनआईसी की कॉपी लेके अपने आरटीओ के पास जाके इसको रिकवर करवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बहुत से लोग आपको पासवर्ड रिकवरी की फैसिलिटेशन दे रहे होते हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली एक लेजिटिमेट वे नहीं है। लेकिन आ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एनटीएन बनाने के हवाले से बात की थी कि जब आप एनटीएन बना रहे हो तो आपने जब जो सिटी है वो सिटी जब सिलेक्ट करें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीओ बेसिकली जब आप सिटी सिलेक्ट करते हैं, आरटीओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिटी सिलेक्ट करते हैं उसकी बेस पे आपको आरटीओ डिपेंड करता है। अगर सपोज आपको फ्यूचर में जाना पड़ता है, विजिट करना पड़े, तो आपके लिए आसान हो, पासवर्ड रिकवरी जैसे केसेस होते हैं, आपने एड्रेस चेंज करते हैं, मेन चीजें चेंज कर रहे हैं, तो आप उस केस के अंदर ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए। शेड्यूल क्या है समझ नहीं आई। देखिए शेड्यूल्स बेसिकली सबसेक्शन सेक्शंस, देखिए लॉ को ना डिफाइन किया गया है सेक्शंस। देखिए हम कानून के अंदर क्या कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए जो जो लॉ है, जैसे अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की बात कर रहे थे, इसके अंदर हम बेसिकली कानून को इसको डिवाइड किया गया है। जैसे सपोज हम इसके पार्ट्स हैं, इसके डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें कि इसके चैप्टर्स हैं, तो नॉर्मली जैसे आप बुक देखते हैं तो उसको चैप्टर्स, बुक्स, पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर हर कानून को फिर हम एक सेक्शन कहते हैं, सेक्शन। सपोज इसके अंदर जब अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एक थोड़ा ओवरव्यू भी ले देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाएगी। देखिए ये हमारा ये क्या चीज है, इनकम टैक्स मैनुअल है हमारा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब ये बेसिकली इसको एक बुक है, जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो इसको डिवाइड किया गया है सेक्शन वाइज। इससे पहले आप देखिए चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के आगे अगर आप देखें आपके पार्ट्स हैं। इन चैप्टर्स के आगे इस चैप्टर 3 के अगर पार्ट्स भी हैं, पार्ट के अंदर अगर हम देखें इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पे अवेलेबल है। पार्ट 5 इसका 4 है पार्ट। अब इस पार्ट 4 के अंदर फर्दर इसको सब डिवाइड किया गया डिवीजन के अंदर। यानी कि चैप्टर के अंदर आपके अगर चैप्टर को देखें उसके अंदर पार्ट्स हो सकते हैं, और उसके अंदर अगर फर्दर देखें तो डिविजन्स हो सकते हैं। डिवीजन के बाद हम उसके सेक्शन का रेफरेंस लेते हैं। जैसे मैं अभी बात करता हूँ, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। टैक्स ईयर का कंसेप्ट हमने पढ़ा, देखें तो ये बेसिकली पार्ट 2 हमारे सबसे पहले चैप्टर्स, पार्ट 2 और डिविजन्स। तो हमें पता होगा कि इसके अंदर ये किस चैप्टर का पार्ट है, किस उसका चैप्टर पार्ट है, उसका डिवीजन कौन सा है। फिर आगे हमारी ये सेक्शंस, तो ये सेक्शंस, सेक्शन के आगे जो फर्स्ट तो ये 1 है, ये बेसिकली इसका सबसेक्शन कहलाता है। सपोज ये 1 है 74, इसका सबसेक्शन 1। इसी तरह अगर हम इसको बात करें, इसको रीड करें कि 74 का सबसेक्शन 2 है, ठीक है। और आगे फर्दर अगर हम इसको देखें, इसकी क्लास आई क्लास, इसकी क्लास, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से इलेबोरेट करते हैं, इस तरह से इसकी क्लास, ये इसकी क्लास क्या है, क्लास 2 है। इसी तरह से ये सेक्शन 74 का सब सेक्शन 3 है। तो हम रेफरेंस के लिए जब भी पढ़ते हैं तो हमारे पे जो लॉ को इस तरह से सेग्रीगेट किया गया। अब क्या होता है फर्दर के, आपको शेड्यूल पूछा कि शेड्यूल क्या होते हैं। शेड्यूल बेसिकली क्या होते हैं कि शेड्यूल के अंदर, लॉ के अंदर तमाम उस एक्ट को, उस एक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जो शेड्यूल है, शेड्यूल के अंदर क्या चीजें, आपके रेट्स गिवन होते हैं। तो आप जब भी हम रेट्स के लिए जाएंगे तो हम शेड्यूल्स को चेक करते हैं। होपफुली आपको कवर समझ आ गई होगी। रूल्स बेसिकली, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट एंड फ्रॉम द, जी जी देखें, हर चीज की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा जनाब यहाँ पे। अच्छा, अब सवाल की बात यह है कि थोड़ा सा रेगुलेशंस, रूल्स मैंने आपको इस सेक्शन के अंदर समझाया भी है, मैं दोबारा से उस चीज़ों के ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको चीज़ों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। देखिए आपका जो मेन बॉडी है, जो लॉ पास होता है, जो एक्चुअल मेन एलिमेंट है एक्ट के अंदर होता है, जब उसको प्रैक्टिकल क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, आपकी डिटेल प्रोसीजर्स होते हैं। सपोज हमने रजिस्ट्रेशन क्या करनी है, कैसे करनी है, देखें अभी हमने रजिस्ट्रेशन का सेक्शन पढ़ा 181 के अंदर हमने जो पढ़ा वो लॉ के अंदर 181 के अंदर डिफाइन है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म,
प्रेस्क्राइब किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो प्रेस्क्राइब फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, हमें रूल्स के अंदर मिलेगा, उसकी डिटेल प्रोसीजर मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अगर हम सेल टैक्स की बात करें यहाँ पे सेल टैक्स के अंदर, तो उसका सेक्शन 14 है जो डील करता है रजिस्ट्रेशन से। अब बेसिकली उसमें डिफाइन कर दिया कि हु द पर्सन हु रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, सेल टैक्स में किन लोगों को रजिस्टर्ड होना है, उसका प्रोसीजर, उसकी डिटेल जो प्रोसीजर्स होगा वो उसके अंदर, उसके रूल के अंदर डिफाइन होगा। तो ये चीज, इसके अलावा फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए एफबीआर क्या करता है, एसआरओ जारी करता है। एसआरओ भी डायरेक्टिव्स होते हैं अथॉरिटीज की तरफ से एफबीआर के, ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके टैक्स रेट, इसकी एग्जम्पशन, ये प्रोसीजर कि किस तरह से प्रोसीजर अप्लाई कैसे होगा। तो बेसिकली ये तमाम डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनका हम रेफरेंस, हमने आगे जो ये कवर किया, तो गवर्निंग लॉस का मतलब है कि हमारे पास सबसे पहले जो रेफरेंस है, जो सबसे टॉप पे जो है वो एक्ट है, हमारा ऑर्डिनेंस है, ये एक्ट होता है। तो रूल्स बेसिकली उसको डिफाइन करते हैं। तो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन एसआरओ जो हैं, अगर अमेंडमेंट्स चाहिए होती हैं इसके अंदर, तो एसआरओ के थ्रू भी हो सकती हैं। सर्कुलर ऑर्डर्स बेसिकली एक्सप्लेनेशंस हैं एफबीआर की तरफ से, क्लैरिटी लीगल प्रोविजंस के ऊपर, ठीक है, तो वो सारी क्लैरिटीज उसके ऊपर नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें क्योंकि आगे जाके काफी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली इसका मतलब ये है कि हम, हमारे पास रेफरेंस के लिए ऑर्डिनेंस भी है, रूल्स भी होते हैं, एसआरओज हैं, और जो सर्कुलर्स, और इसके अलावा हमारे पास सर्कुलर ऑर्डर्स बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंट है। एफबीआर अपने ऑफिसर्स को गाइडलाइंस करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए सर्कुलर ऑर्डर जो है लेटर्स जारी करता है। तो ये बेसिकली ये इस तरह से है। लोग टैक्स कैसे देंगे, देखें जी, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको फाइनेंस बिल के ऊपर कैसे लेके गया था। आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक चीज पे लेके गया था, फाइनेंस बिल। देखिए, आप गौर कीजिएगा, आपकी टोटल जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, यहाँ पे, यहाँ देखिए हमारा बजट देखिएगा, ये 2026 का बजट है, और इस बजट के अंदर टोटल आप अंदाजा करेंगे, ये आपके, ये सारी अमाउंट जो है ये बिलियंस के अंदर, अरब रुपीस के अंदर है, यानी कि 14,153 एफबीआर कलेक्ट करेगा इस साल, आइंदा माली साल के अंदर 14,000 आपकी कलेक्शन सिर्फ एफबीआर के थ्रू है। तो बेसिकली, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि आपने इस मद में, इंटरेस्ट की मद में कितनी अमाउंट पे करनी है। अगर आप टोटल कितना अर्न करें, 19,000 एग्जाम्पल के तौर पर, और इसमें से आपने कर्ज की शक्ल में 8,000 अदा करना हो, तो बेसिकली ये आईएमएफ का बनाया हुआ बजट है। आईएमएफ जो है, आप हर साल आईएमएफ से जो प्लान लेते हैं, आईएमएफ जो आपको लिए कर्जा शेड्यूल करता है, उसको आपने पे ऑफ करना होता है। उस पे ऑफ के मद के अंदर एफबीआर आपको जो है वो एफबीआर के थ्रू इनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, आपके टैक्सेस इंपोज करता है। तो ये आपको हर हाल में पे करना है, ठीक है। बाजाहिर तो कारोबार बंद है, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उनको अपने टारगेट्स भी पूरे करने हैं। तो वो इसी सूरत के अंदर वो इंप्लीमेंट करते हैं कि आप देखें, टैक्स नेट अगर पिछले साल की बात करें, 2023 की बात करें, तो 2023 के अंदर जो टैक्स नेट के अंदर जो लोग थे वो 22 लाख पीपल्स थे। तो लास्ट ईयर्स के अंदर तकरीबन ये 52 से क्रॉस कर गए थे। तो इस साल इनका जो बेसिकली हदफ है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो फाइलिंग की तरफ आए, यानी कि टैक्सेस इनके लिए जनरेट करें। तो आप ये देखें कि मेजर जो पोर्शन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एफबीआर जो है वो टैक्सेस इंपोज करके कर रहा है। जी, इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें, अदरवाइज फिर हम उसको वाइड अप करते हैं। चले जी, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें जी, ताकि हम इसको क्लोज कर लें। अगर आपको नहीं तो आप ग्रुप के अंदर भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड पे। चले जी, इंशाल्लाह हमारे जो क्लास का जो शेड्यूल है वो ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमारी संडे की क्लासेस हुआ करेंगी, टाइमिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो लेट्स सी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।